हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज बायो एंड सेवार्ट्स लॉ। ओके, तो ये लॉ बताता क्या है? तो द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द बायो एंड सेवार्ट्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ओके, उसको डिस्क्राइब करता है ये लॉ। ओके, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हम वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। पढ़ चुके हैं, है ना? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। नाउ द अनदर क्वेश्चन अराइजेज दैट अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उसकी क्या वैल्यू है, हमें वो निकालना है। ओके, तो सपोज ये एक वायर है, ठीक, देख रहे हैं, ये एक वायर है। अब इसी के आसपास कहीं हमें कोई एक पॉइंट लेना है और जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए है बायोट एंड सेवार्ट्स लॉ। ओके, ये दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जीन बायोट एंड फेलिक्स सेवार्ट्स, जिन्होंने ये इक्वेशन दिया और इन दोनों ने बताया कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक, और किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक, जो उससे थोड़ी डिस्टेंस पे है, किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पॉइंट P पे फाइंड आउट करने वाले हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना है, तो पूरे वायर के थ्रू इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी पूरे वायर के कारण, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब उन्होंने क्या किया कि इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, ठीक है, जिसके ये देखा जा रहा है कि इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट P पर कितनी है, उसको बताते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि ये किसने दिया ये लॉ और इसमें क्या कराया गया है। तो चलो अब इस लॉ को हम लोग समझ लेते हैं। तो एक करंट कैरिंग वायर ले लिया एक्स वाई, ओके, और पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक, ये है पॉइंट P। अब इसी वायर में एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं AB, ठीक है, जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं DL, और ये जो P पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी है वो है R। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बात ये समझने की, ये जो R है, ठीक है, हमने यहाँ से P पॉइंट ले लिया। अब ये R तो कहीं भी हो सकता है, जैसे अगर हम मान लें R जो है हमारा 5 सेंटीमीटर्स है, ठीक, अब ये 5 सेंटीमीटर कहीं भी हो सकता है। मीन्स ये तो पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर बताना सफिशिएंट नहीं है कि हमें किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस डिस्टेंस के साथ साथ हमें एंगल भी बताना पड़ेगा कि पॉइंट किस एंगल पे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, किस एंगल पे है। ओके, तो ना ये जो पॉइंट P है हमने मान लिया ये थीटा डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ना अब ये जो P पॉइंट है इसको शो कर रही है डिस्टेंस R। तो इसके लिए यानी इसके पोजीशन को शो करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर हो गया वो हो गया वेक्टर R। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर जो इस P पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारा छोटा सा एलिमेंट है ना, एलिमेंट्री पार्ट है जो, ठीक, जब इसमें से करंट पास होगी तो हमको एक अलग ही क्वांटिटी मिलेगी। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे IDL। ठीक है, हमारा करंट एलिमेंट क्या होगा? IDL। ओके, जिस जो क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। 9th में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, तो आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर तो हम थीटा ले रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एक डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यानी वेक्टर फॉर्म में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो थीटा जो है ये क्या है? थीटा एंगल है करंट एलिमेंट और पोजिशन वेक्टर इनके बीच का। ठीक है, अब इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो है वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक, या कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ये पूछा जाता है। हम लोगों में जितना है हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे क्लास 10th के हिसाब से ना। अब कैपिटल B जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हम मानते हैं, है ना, कैपिटल B से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब अगर हम छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इससे जो छोटा एलिमेंट है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी ही होगी, है ना। तो उससे क्या होगा, छोटी लेंथ से छोटी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी बी। ओके, तो आर पोजीशन वेक्टर हो गया, आइडियल करंट एलिमेंट हो गया, और डी बी जो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है उसे हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं ये डी बी हमारी डिपेंड किस पर करती है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पर डिपेंड कर रही है, तो डी बी इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट दैट विच इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ओके, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अगर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट आप जानते हैं क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, हम ये बार बार पढ़ चुके हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, यानी जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट जो लिया था सेगमेंट, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर उसकी वैल्यू हम बढ़ाएं यानी उसकी लेंथ हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फिर बढ़ेगी। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू कंडक्टर। थीटा अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये करंट एलिमेंट और पोजिशन वेक्टर के बीच का एंगल है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट, तो मतलब क्या है, थीटा जो है इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या हो गया, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। 0 डिग्री का मतलब पॉइंट क्या है, उसी कहीं, कहाँ पर, उसी वायर पे कहीं है। अगर यही थीटा हम 90 ले लें तो मैक्सिमम हो जाएगा, साइन 90 इज 1। ठीक है, ओके। अब डी बी हमारा क्या हुआ, लास्ट क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज 1/r²। r² दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी पी से जो उसकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इन चारों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक, तो कंबाइनिंग ऑल द अबव व्हाट वी विल गेट, हमें मिल जाता है डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ओके, हमें ये वैल्यू मिल जाती है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा भाई, तो एक कांस्टेंट आएगा, हमने लगा दिया कांस्टेंट के, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये किस पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मेजरमेंट सिस्टम पे। मेजरमेंट सिस्टम मोस्टली हम कौन कौन सा लेते हैं, एक एसआई सिस्टम लेते हैं, एक सीजीएस सिस्टम लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीजीएस सिस्टम लेते हैं, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर सीजीएस सिस्टम हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और एसआई सिस्टम हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ और होती है। चलिए देखते हैं क्या। तो CGS सिस्टम में K इज 1 है, एंड इन SI सिस्टम इट इज μ0/4π। ठीक है, μ0/4π, पाई तो आप जानते हो दैट इज 22/7। अब ये μ0 क्या है, ये एक नई चीज आपके पास आई है। ठीक है, μ0 को हम परमिएबिलिटी कहते हैं, व्हाट इट इज, परमिएबिलिटी। ठीक है, नाउ जब वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो सराउंडिंग में क्या है, एयर प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं वैक्यूम है। ठीक है, एयर या वैक्यूम कुछ भी आप मान लो, दोनों को लगभग एक मान के यहाँ पर चल रहे हैं। तो नाउ अगर इसी वायर को हम किसी और जगह रख दें, जैसे सैंड में रख दें, ग्लास में रख दें, ओके, या पानी में रख दें, ठीक, तो क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहेगी। हाँ, एल की डी एल की वैल्यू उतनी ही हमने ली है, आर हमने उतनी ही डिस्टेंस पे रखा है, थीटा हमने उतना ही रखा है। लेकिन होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यानी डीबी की वैल्यू, ठीक है, वो रेगुलर चेंज होती जाती है। ठीक है, ग्लास में रखते हैं तो कुछ और आता है, सैंड में रखते हैं कुछ और आता है, हाँ, और वाटर में रखते हैं तो कुछ और आता है, केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो कुछ और आता है। यानी जैसे मीडियम चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट में करके देखा गया है। ठीक है, तो अब जब सारी चीज़ें हमने कॉन्स्टेंटली वही रखी हैं तो चेंज क्या हुआ, चेंज हो रहा है ये के कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू जो जिस पे डिपेंड करी μ0/4π। ठीक, व्हाट इज μ0, इट इज परमिएबिलिटी, यानी जैसा मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। क्लियर, मीन्स अब मीडियम की कुछ ऐसी वैल्यू है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, सॉरी, मीडियम में की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर डीबी डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना, डीबी डिपेंड किस पे कर रहा है, परमिएबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना, आई कांस्टेंट, डी एल कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही हमने रख दिया, वाटर में वैसे ही रख दिया, सैंड में, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो चेंज क्या हुआ, बदलाव किस में आया, μ0 में आया। भाई पाई भी वही रहेगा 22/7, 4 भी वही रहेगा, कांस्टेंट है, चेंज हुआ क्या, μ0 चेंज हुआ।
ठीक है, यानी म्यू की वैल्यू बदल रही है। अब क्या समझ में आया कि हर एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। यहाँ म्यू नॉट हमने लिया, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट शो किया था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बायो और सेवार्ट ने वैक्यूम और एयर में करके देखा, तो उसके लिए इन्होंने ये वैल्यू फाइंड आउट करी है। ठीक, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप इसकी वैल्यूज अलग अलग करके पढ़ेंगे, स्पेशली 12th में। तो अब क्या है, तो वैक्यूम के लिए या एयर के लिए जब हम परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू है ये छोटा सा जीरो बना है जिसे नॉट पढ़ा जाता है, तो म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? तो हमें मिल गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है बायो एंड सेवार्ट लॉ। ठीक है, जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स भी कुछ मिलेंगे। ना अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं कि हमारा आर पोजीशन वेक्टर है, आइडियल हमारा करंट एलिमेंट है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में करें, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कैसे होगा ये अभी आपको नहीं जानना है, बस आपको बता दे रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म कि अगर पूछा जाए तो आप उसे लिख सकें। ओके, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी आप आगे पढ़ेंगे इंटर में। ठीक, तो ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आर जो है नीचे वाले एक आर से कैंसिल हो जाएगा जब हम ये मॉड वगैरह हटाएंगे, और फिर हमारे पास आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वही चीज़ मिल जाएगी जो हमने अभी नॉर्मल फॉर्म में की थी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके,